नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग माइंड की पॉडकास्ट ज्ञान की राह में। आज का विषय है शिक्षण अभिक्षमता, जो न केवल शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि उन सभी के लिए ज़रूरी है जो शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखना चाहते हैं। भारत में विशेषकर उत्तराखंड में शिक्षा का एक विशेष स्थान है और एक अच्छे शिक्षक का मुख्य गुण है अभिक्षमता ज्ञान, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का ज्ञान। तो चलिए आज हम जानेंगे शिक्षण अभिक्षमता से संबंधित कुछ वन लाइनर एमसीक्यूज जो कि उत्तराखंड की स्टेट्स की या जितनी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का महत्वपूर्ण शैक्षिक उद्देश्य क्या था? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का महत्वपूर्ण उद्देश्य सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन था। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी? इसकी द्वारा टीचिंग लर्निंग अवधारणा दी गई थी। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कार्य अनुभव। कार्य अनुभव को किस आयोग ने इसकी सिफारिश की? कार्य अनुभव की जो सिफारिश थी कोठारी आयोग ने की थी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये किस एजुकेशन पॉलिसी के तहत खुले? डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग यानी DIET डाइट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत खुले। NCERT ने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क कब प्रस्तुत किया? NCERT ने 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया। जवाहर नवोदय विद्यालय कौन सी एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्थापित किए गए थे? जवाहर नवोदय विद्यालय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तहत स्थापित किए गए थे। NCTE की स्थापना कब हुई? NCTE की स्थापना 1995 में हुई। NCTE का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। NCTE का मुख्य उद्देश्य क्या है? NCTE का मुख्य उद्देश्य शिक्षा में अनुसंधान को बढ़ावा देना है। नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है? समग्र शिक्षा प्रणाली को सुधारना ही नई शिक्षा नीति का उद्देश्य है। NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है? NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका एक सुविधा प्रदाता की होती है। NCF 2005 के अनुसार लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का प्रतिशत कितना है? 25 से 40%। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 किससे संबंधित है? यह सार्वभौमिक पंजीकरण एवं आधारभूत सुविधाओं उपलब्ध कराने से संबंधित है। NCF 2005 किस पर आधारित है? NCF 2005 संरचनावाद पर आधारित है। NCF 2005 की दिशा निर्देशन सिद्धांत कौन कौन से हैं? पहला है ज्ञान को विद्यालय की बाहर की जीवन से जोड़ना। दूसरा है दोहराव शिक्षण से अलग करना, यानी कि रटने को हतोत्साहित करना, रटने को बल न देना। तीसरा है लोचदार परीक्षा प्रणाली अपनाना और चौथा है पाठ्यक्रम को बालक के सर्वांगीण विकास के लिए समृद्ध करना। NCF 2005 किस पर जोर देता है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा पर यह अधिक जोर देता है। किस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मंशा 21वीं सदी की भारत को तैयार करने की थी? तो ये थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 की। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि RTE 4 अगस्त 2009 को भारत की संसद द्वारा पारित हुआ और यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। दिव्यांगजनों के लिए पहला PWD एक्ट पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट जो था वो कब आया था? यह आया था 1995 में। इसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया था। 2016 में इसे संशोधित करके
WD एक्ट पारित किया गया, जिसमें 21 प्रकार की डिसेबिलिटी के बारे में बताया गया है। RPWD ये जो एक्ट बन के आया, ये 2016 में आया और इसका फुल फॉर्म है राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। दोस्तों, सार्वभौमिक पहुंच और नामांकन किसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था? यह उद्देश्य था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का। शिक्षा कर्म योजना परियोजना के अंतर्गत वैक्यूम भरना किसका उद्देश्य है? यह उद्देश्य है शिक्षकों की कमी की संख्या से निपटने के लिए। दोस्तों, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। पाठ्यक्रम में अनुभवों को शामिल करने की बात किस एजुकेशन पॉलिसी में कही गई? पाठ्यक्रम को अनुभवों में शामिल करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि NCF 2005 में कही गई। आवास एवं शिक्षा संबंधित है, किससे संबंधित है? पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है। रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान ये कब आया? यह आया 2009 में। MDM कब आया था? 1995 में। और सर्व शिक्षा अभियान यानी कि नवी पंचवर्षीय योजना में के तहत आया था। ये सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? ये आया था 2001 में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में शिक्षा पर विचार किया गया। क्या विचार किया गया? राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में शिक्षा को लागू किया गया। PM पोषण योजना लागू करने का क्या उद्देश्य या अभिप्राय है? प्राथमिक स्कूलों की दाखिले में वृद्धि करना ही PM पोषण योजना का उद्देश्य है। नेक का फुल फॉर्म क्या है? नेक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1994 में हुई। यह क्या करता है? अध्यापक प्रशिक्षण में प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया का इसने सुझाव दिया। अध्यापक जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें चयन के लिए NAC ने सर्वप्रथम इसका सुझाव दिया था। NPERC का फुल फॉर्म क्या है? NPERC का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिव्यू कमेटी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध प्राथमिक शिक्षा से है, जिसमें स्कूल में मूलभूत सुविधाएं जैसे स्कूल में फर्नीचर, 2 पक्के कमरे, एक बरामदा और एक सेपरेट वॉशरूम, गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग अलग, खेल सामग्री और 2 शिक्षक होना अनिवार्य है। यह ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 शिक्षा नीति के द्वारा लाया गया, जिसके द्वारा स्कूलों में ये मूलभूत सुविधाएं अवश्य प्रदान की जाएं। और यह जो था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 से लागू हुआ। जवाहर नवोदय विद्यालयों की स्थापना भी न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी थी 1986 उसके तहत की गई थी। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किसने दिया? शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार यूनेस्को ने दिया था। वो कौन कौन से थे? वो था नंबर 1 लर्निंग टू नो, दूसरा था लर्निंग टू डू, थर्ड था लर्निंग टू लिव टुगेदर और चौथा था लर्निंग टू बी। इग्नू की स्थापना कब हुई थी? इग्नू की स्थापना 1985 में हुई थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। उच्च शिक्षा में जो संस्थाओं का मूल्यांकन होता है उसको मूल्यांकन करने वाली संस्था का नाम क्या है? तो उच्च शिक्षा में संस्थाओं का जो है मूल्यांकन जो करती है शैक्षिक संस्थाओं का, उसके लिए है NAC। और NAC का फुल फॉर्म क्या है? मैंने आपको बताया था, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 किसके द्वारा तैयार किया गया? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2009 NCTE द्वारा तैयार किया गया। NCTE की स्थापना का उद्देश्य क्या था? NCTE की स्थापना का उद्देश्य टीचर एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार करना था। दोस्तों, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण करना था। इसकी शुरुआत 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुई। इसके द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है,
जो कि 86वें संविधान संशोधन से भी यह हुआ बाद में। संविधान के अनुच्छेद 21 ने भी 6 से 14 वर्ष के लिए जो शिक्षा थी उसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया। दोस्तों, शिक्षण के कुछ सूत्र भी हैं, वो कौन कौन से हैं? तो शिक्षण के सूत्र निम्नलिखित हैं। पहला है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, चौथा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, आठवां है अनुभूति से युक्ति की ओर, नवां है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, या फिर प्रकृति के अनुसार। ये शिक्षण सूत्र हैं। पहली शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? DS कोठारी। दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? 1986 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? कृष्णास्वामी कस्तूरीरंगन। दोनों शिक्षा नीतियों में 10+2+3 की सिफारिश की गई। जो संशोधित शिक्षा नीति आई थी, ये आई थी 1992 में। 1992 में NEP जो 1986 थी उसकी समीक्षा के लिए ये संशोधित 1992 में आई थी, जिसमें दो जो हैं कमेटियां बनाई गई। पहली कमेटी थी राम मूर्ति समिति, इसका गठन हुआ था 1991 में, और दूसरी समिति थी जनार्दन रेड्डी समिति, इसका गठन हुआ था 1992 में। दोनों समितियों के गठन 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसके अध्ययन के लिए हुआ था। थर्ड जो NEP आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वे 2020 में आई, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरीरंगन, जो कि इसरो के भी प्रमुख रहे हैं। इन्होंने 5+3+3+4 शिक्षा प्रणाली को अपनाने की कही। पहली जो शिक्षा नीति थी उसमें PM जो थे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे, दूसरे में राजीव गांधी थे और तीसरे में यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी हैं। मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने की बात किसने कही? मल्टीपर्पज़ स्कूल खोलने की बात मुदालियर आयोग ने कही। वोकेशनल ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, इसकी भी बात मुदालियर आयोग ने कही। तो दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड वन लाइनर उत्तराखंड की आगामी परीक्षाओं, लेक्चरर एग्ज़ाम एवं अन्य स्टेट एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको ज्ञान की राह पॉडकास्ट का यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तो तब तक हमको चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।